हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी, सीएचओ और स्टाफ नर्स के एमसीक्यूज जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, बिफोर द नर्स वॉश हैंड व्हेन लिविंग एन आइसोलेशन रूम, व्हाट इज़ द लास्ट थिंग दैट इज़ रिमूव्ड। आइसोलेशन रूम को छोड़ने से पहले, हैंड वॉश करने से पहले लास्ट किस चीज़ को रिमूव करती है? तो जो लास्ट रिमूव करता है वो है मास्क। सबसे लास्ट में हम क्या रिमूव करते हैं? मास्क। फर्स्ट रिमूव्स क्या क्या रिमूव, पहले हम रिमूव करेंगे ग्लव्स को, देन गाउन को, देन आई प्रोटेक्टर अगर लगा रखा है तो आई प्रोटेक्टर को, और लास्ट में फाइनली हम क्या रिमूव करते हैं? मास्क को रिमूव करते हैं। तो जब भी आइसोलेशन रूम छोड़ेंगे या हैंड वॉशिंग करेंगे आइसोलेशन रूम छोड़ने से पहले, तो लास्ट में हम क्या रिमूव करेंगे? मास्क रिमूव करेंगे। वही बात करें वियरिंग की, कि हम जो वियरिंग करेंगे पीपी किट वियरिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पहनते हैं? सबसे पहले हम पहनेंगे गाउन, उसके बाद हम पहनेंगे मास्क, उसके बाद हम पहनेंगे ग्लव्स, और लास्ट में पहनेंगे आई प्रोटेक्टर। अगर रिक्वायरमेंट है तो आई प्रोटेक्टर पहनेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कंडीशन दैट कॉज नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन इन द हैंड एंड फोर आर्म। कौन सी कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन में नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन इन द हैंड एंड फोर आर्म में देखने को मिलता है? तो ये जो सारे सिम्टम्स हमें बताए गए, साइन सिम्टम्स बताए गए, नंबनेस, टिंगलिंग, पेन इन हैंड एंड आर्म्स, ये सभी देखने को मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। किसमें देखने को मिलता है? कार्पल टनल सिंड्रोम में। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? ये जो मीडियल नर्व होती है, जो मीडियन नर्व है, ये नर्व क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण हमें नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन इन द हेड एंड फोर आर्म देखने को मिलता है। वही बात करें हम डिस्टोनिया। डिस्टोनिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। क्या है ये? मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसमें मूवमेंट क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं इसमें। वही बात करें हम बेल्स पाल्सी की, तो बेल्स पाल्सी क्या है? टेम्पररी फेशियल पैरालिसिस। टेम्पररी फेशियल पैरालिसिस है। बेल्स पाल्सी में हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है टेम्पररी, और ये पाल्सी पैरालिसिस हमें वन साइड हमें देखने को मिलता है। वन साइड ऑफ द फेस हमें देखने को मिलता है। टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम क्या है? इसमें टीबियल जो नर्व होती है, टीबियल नर्व जो होती है वो क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? टार्सल टनल सिंड्रोम बोलेंगे। एंकल में ये देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ मेकिंग मिटन कॉर्नर वाइल डूइंग बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के दौरान जो मिटन कॉर्नर हम बनाते हैं उसका पर्पस क्या है? तो मिटन कॉर्नर हम क्यों बनाते हैं बेड मेकिंग के दौरान? क्या क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं? क्या फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं? क्या वार्मथ को प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं? या फिर टू कीप बेड लिनन इनसिक्योर? तो आपका आंसर क्या होगा कि जो बेड की लिनन्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए बनाते हैं। बेड में किसी भी प्रकार की
सिलवटे ना आए, क्या नहीं आए, सिलवट ना आए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, मिटन कॉर्नर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज इज। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ओल्ड एज का जो मेन कारण है वो क्या है, तो लीडिंग कॉज क्या है, एल्जाइमर डिजीज, क्या है, एल्जाइमर डिजीज है कंजेनाइटल इम्पेयरमेंट का ओल्ड एज में। ओल्ड एज में हमें क्या देखने को मिलता है, एल्जाइमर डिजीज देखने की मिलती है। इसमें ये क्या है, ये एल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इस एज में क्या होता है, ओल्ड एज में, इसमें कि जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है इन ओल्ड एज के पर्सन्स की, और इनको क्या होता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो याद नहीं रह पाते। तो जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ओल्ड एज में हम देख रहे हैं वो एल्जाइमर डिजीज के देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन ब्लड एडल्ट इज। ब्लड के अंदर एडल्ट पेशेंट के अंदर नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, तो ब्लड के अंदर नॉर्मल पोटेशियम जो लेवल होता है वो हमें देखने को मिला है 3.5 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 3.5 से कम होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। और 5.2 से अगर ज़्यादा होता है तो हाइपर कैलेमिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आइसोटोनिक सॉल्यूशन का है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, 0.9% NaCl। आइसोटोनिक 0.9% NaCl। वहीं बात करें हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में कौन कौन से आते हैं, 3% NS आती है, D10% आते हैं, D25 आता है, DNS आती है, ये सभी किस में आते हैं, हाइपरटोनिक में। वही बात करें अपन हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल क्या है, 0.45% NaCl या फिर 2.5% डेक्सट्रोज, ये किसके उदाहरण है, हाइपोटोनिक के। आइसोटोनिक में 0.9% NaCl आएगा, हाइपरटोनिक में 3% NS, D10%, D25, DNS किस में आएंगे, हाइपरटोनिक में। वहीं हाइपोटोनिक की बात करें तो 0.45% NaCl, 2.5% डेक्सट्रोज। तो ये उदाहरण है हाइपरटोनिक का, किसका है, हाइपरटोनिक का। ये उदाहरण है हाइपोटोनिक का, हाइपोटोनिक का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इज कॉल्ड। इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस, जितना अमाउंट वेंट्रिकल से इजिकुलेट होगा उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है वेंट्रिकल में इजेक्शन होने की जो कंडीशन है उसको हम कहेंगे आफ्टर लोड, क्या कहेंगे, आफ्टर लोड। इजेक्शन ऑफ ब्लड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, इस कंडीशन को हम बोलेंगे आफ्टर लोड। वही बात करें हम प्रीलोड, बिफोर द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड
वेंट्रिकल में जाएगा उस कंडीशन उसको बोलेंगे हम प्रीलोड। वहीं इजेक्शन फ्रिक्शन बोलेंगे मेजरमेंट या एक्सप्रेस एज परसेंटेज हाउ मच ब्लड द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, हाउ मच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, उस कंडीशन में इजेक्शन फ्रिक्शन परसेंटेज ऑफ ब्लड इसके अंदर आएगा। और एंड डिस्टोलिक प्रेशर भी हम किसी को लेंगे बिफोर द हार्ट, जो पंप करेगा उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंड डिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएस के फुल फॉर्म, आरबीएस के की फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीएस की फुल फॉर्म में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म डेट कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करता है? तो पेप्टिक अल्सर डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा, पेप्टिक अल्सर करेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो एच पाइलोरी होता है वो क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। वहीं बात करें हम स्ट्रेप्टोकोकस की, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या कॉज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस कॉज करेगा स्ट्रेप थ्रोट या फिर जो स्कारलेट फीवर कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन बैक्टीरियम करेगा, डिप्थीरिया कॉज करेगा। और वहीं बात करें स्टेलोफाइकस कोकस करेगा स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, निमोनिया कॉज करता है। तो क्लियर है यहाँ पर चार ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ए पेशेंट रिपोर्ट दैट ही एक्सपीरियंस चेस्ट पेन व्हेनेवर ही परफॉर्म एक्टिविटीज बट इट इज रिलीव बाय टेकिंग रेस्ट, एग्जाम्पल ऑफ, एक पेशेंट बताता है कि जब भी वो कोई एक्टिविटी करता है तो उसके चेस्ट में पेन होता है, लेकिन वो जब रेस्ट करता है तो पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है स्टेबल एंजाइना का एग्जाम। स्टेबल एंजाइना किसे कहें कि चेस्ट पेन होगा किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद, लेकिन जब वो रेस्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे स्टेबल एंजाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट कोविड-19 इज, कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? टेस्ट कौन सा डिटेक्ट करेंगे हम, उसके लिए करेंगे द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, RT-PCR। क्या करेंगे हम, RT-PCR, गोल्ड स्टैंडर्ड डिटेक्ट कोविड-19 के लिए RT-PCR करेंगे। वही बात करें कैटरिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफाइड टेस्ट, ये किया जाता है टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर डिटेक्शन ऑफ रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कैटरिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफायर टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है फ्लू को डिटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेप थ्रोट को डिटेक्ट करने के लिए, HIV को डिटेक्ट करने के लिए, कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनेटोइन, कार्बामेजापिन एंड वेलप्रेट ड्रग्स क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरीज। ये तीनों ड्रग्स किस कैटेगरीज की ड्रग्स है? तो ये तीनों ड्रग्स कौन सी कैटेगरीज की है? यह एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। कौन सी? ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। इनको हम एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट भी इसको बोलते हैं। वही बात करें एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स में कौन से आते हैं? क्लोरप्रोमाजिन आती है, हेलोपेरिडोल आता है। क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल कौन से? एंटी साइकोटिक ड्रग। वही बात करें एंटी डिप्रेसेंट की, तो एंटी डिप्रेसेंट में एसिटालोप्राम और एमिट्रिपटाइलिन ये इसके अंदर आती है। वही बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो जो सुसिलाइन कोलिन आती है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिनर्जिक क्राइसिस अकर बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोलिनर्जिक क्राइसिस कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस देखने को मिलता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। किस में? माइस्थेनिया ग्रेविस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनाल्जेसिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट विद सीवियर पेन। कैंसर पेशेंट के सीवियर पेन में कौन से एनाल्जेसिक यूज में ले जाते हैं? तो जो एनाल्जेसिक यूज में ले जाते हैं उसको बोलते हैं ऑपोइड मेडिसिन बोलते हैं। ऑपोइड मेडिसिन को हमेशा हम कैंसर पेशेंट के सीवियर पेन में यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर RNTC वाज रिनेम्ड एज द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सी ईयर में इसको रिनेम्ड किया गया? किसके अंदर? नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम में। तो इसको एलिमिनेट किया गया सन 2020 में। किस में? सन 2020 में। वही हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस फंड NTCP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1962 में। कब किया गया? 1962 में। फिर इसको बदलकर RNTCP कर दिया 1997 में। कब किया गया? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में कर दिया गया। फिर इसको रीनेम्ड करके नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम सन 2020 में कर दिया। जो डॉट्स थेरेपी आती है वो डॉट्स थेरेपी RNTCP के अंदर आती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डॉट्स थेरेपी हम देते हैं वो कौन से प्रोग्राम के अंदर है? तो डॉट्स थेरेपी है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज द फर्स्ट पीरियड ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लास्ट। जो रैपिड आई मूवमेंट का जो पीरियड होता है वो कितने समय का होता है? तो रैपिड आई मूवमेंट का जो पीरियड होगा वो 5 to 10 मिनट्स का होगा। कितने मिनट का होगा? 5 to 10 मिनट, यानी कि आपका आंसर आएगा 10 मिनट। जो स्लीप की जो स्टेज हैं, स्लीप की 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। फर्स्ट होती है 5 to 10 मिनट्स की। कितने मिनट की? 5 to 10 मिनट्स की। यानी कि आइज इसमें क्या होती है? क्लोज होती है। लेकिन आदमी क्या होता है? किसी भी कंडीशन कोई भी अगर आवाज़ आती है उस टाइम जाग जाता है। सेकंड स्टेज है
लाइट स्लीप इसके अंदर आती है, और डीपर फर्स्ट स्टेज से डीपर स्लीप में चला जाता है, और थर्ड स्टेज है यानी डीप स्लीप की स्टेज। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन इज 37 वीक प्रेग्नेंट एंड सी ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली विद नो पेन इज सजेस्टिव ऑफ। एक महिला है जो 37 वीक की प्रेग्नेंट है और उसको ब्लीडिंग हो रही है बिना किसी पेन के, तो आप किस चीज़ को सजेस्ट करोगे? तो ये कंडीशन कहलाती है, अगर किसी महिला में 24 वीक से लेकर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड तक किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है बिना किसी पेन के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या बोलते हैं उसको? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि 24 वीक से लेकर बच्चे की जो डिलीवरी होती है उससे पहले अगर कोई भी प्रकार की ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है बिना किसी पेन के, तो उसको हम बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द इवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन बाय द फिजिशियन। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो प्रेगनेंसी के दौरान फिजिशियन का अटेंशन जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है इमीडिएटली? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन, बैकेज, डिपेंडेंट पेडल एडिमा, ये तीनों क्या है? प्रेगनेंसी साइन है। इनमें हमें इमीडिएट रिएक्शन की ज़रूरत, अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ब्लीडिंग पर वेजाइना हमें देखने को मिल रही है, यानी कि वेजाइना से ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है, तो इमीडिएट अटेंशन फिजिशियन का होना जरूरी है, क्योंकि ये हेमरेज को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? ये हेमरेज को डिटेक्ट करता है। तो आपका आंसर होगा बी, ब्लीडिंग पर वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय लर्निंग? हु डेवलप्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा डेवलप्ड की गई? तो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है? तो आपका आंसर आएगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई? ये दी गई एडवर्ड थॉर्नडिक के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड थॉर्नडिक के द्वारा। वही बात करें एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी गई। कौन सी दी गई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसके दी गई? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। वहीं बात करें इवान पावलोव इसके द्वारा दी गई क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। वही बात करें बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज नोन एज। एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉग्निटिव या कॉग्निशन प्रोसेस। मैजिकल थिंकिंग इज चीफली सीन इन। मैजिकल जो थिंकिंग होती है वो किस में देखने को मिलती है? मैजिकल थिंकिंग हमें देखने को मिलेगी प्रीस्कूलर चिल्ड्रंस के अंदर। किनके अंदर? प्रीस्कूलर चिल्ड्रंस के अंदर। मैजिकल थिंकिंग्स को बोलते हैं फैंटेसी।
क्या बोलते हैं, फैंटेसी बोलते हैं, जो मैजिकल थिंकिंग देखने को मिलेगी प्रीस्कूलर चिल्ड्रंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टाइम टू इंसर्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट करने का जो ऑप्टिमम टाइम है वो कौन सा है? तो आईयूडी जो इंसर्ट करते हैं, आईयूडी कब इंसर्ट करेंगे? ड्यूरिंग मेंसेस। कब करेंगे? ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के 5 डे टू 7 डेज के बीच में हम क्या कर सकते हैं? आईयूडी को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव्ड। तो जो RH नेगेटिव मदर होती है वो क्या, कौन सा ग्लोबुलिन रिसीव्ड करती है? क्या एसिलाइकोलिनेज करती है? क्या लिसिथियम स्फिंजोमाइलिन करती है? क्या RH ग्लोबुलिन करती है? या फिर RH डी ग्लोबुलिन्स करती है? तो जो RH नेगेटिव मदर होती है वो करती है RH डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिसीव करती है। कितना रिसीव करती है? कौन सी कंडीशन में? अगर RH नेगेटिव मदर है, क्या है? RH नेगेटिव मदर है और जो उसका बेबी है वो क्या है? RH पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में RH जो ग्लोबुलिन्स होता है वो क्या करेगी? इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है वो रिसीव्ड करेगी। कितना लेती है? इंट्रामस्कुलरली हम इसको देते हैं 300 माइक्रोग्राम हम देंगे। कब देंगे वो? विद इन 72 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। कब देंगे? विद इन 72 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान हम उसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू इन द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द लिपोप्रोटीन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्राइग्लिसराइड का लीवर से लेकर एडिपोज टिश्यू तक फंक्शन करने के लिए कौन से लिपोप्रोटीन के द्वारा होता है? तो ये होगा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के द्वारा। कौन से प्रोटीन के द्वारा? वेरी लो डेंसिटी VLDL के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया 1985 में। कब लॉन्च किया गया? 1985 में। वहीं बात करें हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ये स्टार्ट किया 1978 में। तो यूनिवर्सल UIP 1985 और 1970 में EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो।